Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss a topic introduction to geometrical optics and law of reflection. तो आज जो हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करें। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि इस थ्रू आउट यूनिट में हमने जो हमारा टारगेट होगा इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, वो है लाइट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं लाइट की बात करूं तो डेली लाइफ में हमारे बहुत सारा जो काम होता है वो लाइट की वजह से ही होता है। यानी जो चीज़ें आप कर रहे हैं, अगर आपके पास लाइट ही नहीं है तो आपको कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती। तो लाइट के बग़ैर जो हमारी लाइफ है वो यानी कंप्लीट नहीं है। तो डेली लाइफ में हमारे पास लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस यूनिट में इंशाल्लाह हम कंप्लीट लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर्स भी होंगे हमारे पास, लेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और ह्यूमन आई के बारे में इस यूनिट में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये यूनिट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो तो ये यूनिट मुश्किल नहीं है। अब लाइट क्या है? 17 सेंचुरी के स्टार्ट में या 17 सेंचुरी के एंड में या 18 सेंचुरी के स्टार्ट में ये बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही कि लाइट की नेचर क्या है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें उसने कहा था कि जो लाइट की नेचर है वो क्या है, लाइट एज ए वेव बिहेव करता है। लाइट यानी बिहेव करता है एज ए वेव। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था? मैक्स प्लैंक ने कहा था कि जो लाइट की नेचर है वो है पार्टिकल नेचर। लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। ये जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, यानी लाइट जो ट्रेवल करता है वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स ट्रेवल करता है। और इस पार्टिकल्स को उसने कहा ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। ये हमारे पास क्या है? डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और इसको उसने नाम दिया था फोटॉन का। इसको उसने नाम दिया था फोटॉन का, जो हमारे पास डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो थॉमस यंग ने कहा था कि ये एज ए वेव बिहेव करती हैं और मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एज ए पार्टिकल बिहेव करती हैं। तो बाद में फिर ये कंक्लूजन आई कि लाइट की जो नेचर है वो डुअल नेचर है, वो एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है और एज ए वेव भी बिहेव कर सकता है। तो लाइट की जो नेचर है वो क्या है? उसकी जो नेचर है वो है डुअल नेचर, यानी एज ए वेव भी बिहेव करता है सम टाइम और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है सम टाइम। तो ये तो था लाइट के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट। और अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी कितनी कंडीशन है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। तो स्टूडेंट्स लाइट जो है रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसके लिए दो कंडीशन हैं। नंबर फर्स्ट कंडीशन ये है, मीडियम रिमेन सेम, मीडियम रिमेन सेम। इसको फिर मैं समझाता हूँ इंडिविजुअली। और नंबर 2 ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसको अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कंसीडर करें ये एक मिरर है, आप कंसीडर करें ये एक मिरर है और जब लाइट रे यहाँ से एक मीडियम से आ रही है और यहाँ पर इंसिडेंट हुई एंड देन वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से ये इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे और लेट्स ये पॉइंट ए से आ रही है
तो जब ये रिफ़्लेक्ट होगी यहाँ पर पॉइंट O से रिफ़्लेक्ट होकर ये पॉइंट B पर जाएगी और इसी रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। इसको हम लेट्स से नॉर्मल n कह दें। तो इसकी पहली कंडीशन आप पढ़ते हैं कि मीडियम रिमेन सेम। मीडियम रिमेन सेम का मतलब यह है कि लेट्स से ये एयर है, एयर से आई, ये जो थ्रू आउट आपको यहाँ से यहाँ तक जो नज़र आ रहा है, ये लेट्स से आपके पास एयर है। तो आपके पास एयर में रे आई, इंसिडेंट रे, और उसके बाद एयर में ही वो रिफ़्लेक्ट हो गई। तो इसका मतलब है कि मीडियम रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन जो है वो क्या है कि मीडियम ने एक ही होना है, सेम मीडियम। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम अगर इंडिविजुअली एक्सप्लेन करें तो वो इस तरह होगा कि मीडियम रिमेन सेम का ये मतलब है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये एक ही मीडियम में लाई करें, यानी एयर में। अगर आपको मज़ीद कंसेप्ट लेना है तो आप यूँ कंसिडर करें कि लेट्स से आपके पास एक ट्रांसपेरेंट गिलास है जिससे लाइट रेस पास हो सकती हैं। तो यहाँ पर लेट्स से वाटर है, यहाँ पर रे आई और रे इसका जो सरफेस का नॉर्मल है वो लेट्स से हमारे पास n ये है। तो अब क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल। अब ये हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मीडियम रिमेन सेम को ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि रे एयर से आई, एक मीडियम से आई और दूसरे मीडियम में वो ट्रेवल, एक मीडियम में उस इंसिडेंट रे थी और दूसरे मीडियम में वो रिफ्लेक्टेड रे थी। तो यहाँ पर ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गई। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो मीडियम रिमेन सेम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि हमारे पास जो मीडियम है वो सेम होना चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एक ही मीडियम में लाई करने चाहिए। और नंबर 2 जो इसकी कंडीशन है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है, लेट्स से उसको हम एंगल आई कहें, इंसिडेंट रे के लिए एंगल, या थीटा आई भी आप कह सकते हैं, इसको थीटा आई भी कह सकते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बना रहा है उसको हम लेट्स से कहें, जो नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बना रहा है उसको हम लेट्स से आर कहें, या उसको हम थीटा आर भी कह सकते हैं क्योंकि एंगल है। तो हमने क्या कहा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो मस्ट बी इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसलिए मैंने लिखा आई इज़ इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट, इसके 2 ही कंडीशन थे। अब हम आते हैं इसके जो टाइप्स हैं, वो भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। लेट्स से उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करें। जो रिफ्लेक्शन के टाइप्स हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स उसकी कौन कौन सी होंगी? एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरे को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। 2 टाइप्स हैं इसके रिफ्लेक्शन के, 2 टाइप्स। नंबर 1 को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और नंबर 2 को हम कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है उसका मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूँ। लेट्स से एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो अब इस स्मूथ सरफेस से जितनी भी लाइट रे इंसिडेंट होंगी रेगुलरली वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट भी होंगी। इस तरह जो आपको नज़र आ रहा है ये इंसिडेंट रे हैं और ये कौन सी रे हैं, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हैं। अगर हमारे पास इर्रेगुलर सरफेस हो, एक ऐसी सरफेस जो खुरदरी हो, इर्रेगुलर हो, इस तरह की हो, तो अब इंसिडेंट रे तो हमारे पास सेम आ रहे हैं, इंसिडेंट रे हमारे पास सेम आ रहे हैं। ये हमारे पास कौन से रे हैं, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हैं। इंसिडेंट रे तो सेम आते हैं लेकिन रिफ्लेक्शन इसकी कुछ और होगी, क्योंकि इसके लिए सरफेस जो है इसका नॉर्मल कुछ इस तरह का होगा, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी और इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इसकी रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इसकी रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे तो सेम आ रही है, जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो डिफरेंट एंगल पे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये हमारे पास क्या है,
रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर उसके लिए जो सरफेस हो वो क्या हो, स्मूथ। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, और उम्मीद है कि टॉपिक की आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।